नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और लेकर हाजिर हूं बहुत सारी चर्चाएं में शकील साजिद। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में करीब 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है, जबकि 11 लोकसभा सीट में से 4 सीटें महिला प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हो सकती है। इसके साथ ही नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भी 33 महिला आरक्षण का प्रभाव 33% और गहरा होगा। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर संभावित परिसीमन के साथ लागू हो सकता है, जिससे सीटों के बंटवारे और प्रतिनिधित्व के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व सीमित रहा है। राज्य निर्माण के बाद अब तक कुल 10 महिला लोकसभा सांसद बनी हैं। वहीं विधानसभा में अब तक 69 महिला विधायक चुने जा चुके हैं। विभिन्न विधानसभा कार्यालयों में महिला प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन प्रस्तावित 33% आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि नीति निर्माण में भी उनका प्रभाव मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये बदलाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत साबित हो सकता है, जहां महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक निर्णायक होगी। कल छत्तीसगढ़ के सख्ती जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई। कल मंगलवार दोपहर वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट होने से भारी तबाही मच गई। इस हादसे में अब तक 18 के करीब मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। एसपी पंकज पटेल के अनुसार 4 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई है, जबकि 18 घायलों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसी वक्त कल ही 8 और मजदूरों ने दम तोड़ दिया था। हादसे में कई मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 घायलों की स्थिति नाजुक बनी है और वे लगभग 80% तक झुलस गए हैं। कुछ घायलों का अस्पताल रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अपेक हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 मजदूरों को बिलासपुर रायपुर रेफर किया गया है। घटना डबरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। अनुमान है कि करीब 40 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हैं और कुछ के लापता होने की भी सूचना है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि प्रबंधन की ओर से अभी तक सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अमृत विकास टुपनो के निर्देश पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और राहत बचाव कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे वक्त से अटकी इस प्रक्रिया के फिर से शुरू होने की चर्चा के बाद दावेदारों में उम्मीद बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की भाजपा सरकार निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि 30 अप्रैल तक इस पर फैसला लिया जा सकता है। इससे उन कार्यकर्ताओं और दावेदारों में खास उत्साह देखा जा रहा है जो लंबे समय से इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद ही यह मामला ठंडे बस्ते में था। इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस दिशा में कवायद शुरू की है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर वित्तीय बोझ का मुद्दा भी सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार एल्डरमैनों के मानदेय पर सरकार को सालाना लगभग 43 लाख रुपए और विकास कार्यों के लिए करीब 23 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। बावजूद इसके माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल को देखते हुए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। प्रदेश में कुल 194 निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका परिषद और 124 नगर पंचायत शामिल है। इन्हीं निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति प्रस्तावित है। गौरतलब है कि नगर निगम एक्ट 1956 की धारा 9 के तहत एल्डरमैन की नियुक्ति का प्रावधान है।
इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को निकाय संचालन में सहयोग के लिए शामिल करना होता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से इसे कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के रूप में देखा जाता है। फिलहाल इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग की विशेष गहन सुधार प्रक्रिया एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य की 44 विधानसभा सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या 2021 के चुनाव में जीत के अंतर से अधिक है। ऐसे में इन सीटों पर आगामी चुनावी मुकाबला बदलने की संभावना जताई जा रही है। पूरे राज्य में करीब 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो कुल वोटर बेस का लगभग 12% है। आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को हटाने के लिए की गई है। विश्लेषकों के अनुसार सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर देखने को मिलेगा जहां पिछली बार जीत का अंतर बेहद कम था। कुछ सीटों पर यह अंतर 2 से 5 हजार वोटों के बीच था, जबकि हटाए गए नामों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। दक्षिण बंगाल से लेकर उत्तर बंगाल के कई जिलों में यह स्थिति देखने को मिल रही है। इन 44 सीटों को अब राजनीतिक रूप से बैटल जोन माना जा रहा है, जहां इस बार मुकाबला पारंपरिक वोट बैंक से ज्यादा बदली हुई मतदाता सूची पर निर्भर करेगा। वहीं इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। सत्ताधारी दल का आरोप है कि यह कार्रवाई एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए की गई है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कदम फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाकर चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी था। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी ढंग से आपत्तियों और सुनवाई के बाद पूरी की गई है। फिलहाल मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव ने बंगाल की राजनीति में नए समीकरण और नई बहस को जन्म दे दिया है। गरीबी, संघर्ष और सपनों की उड़ान एक दिल छू लेने वाली कहानी बनकर आईपीएल के क्रिकेट में सामने आई है। सनराइजर्स हैदराबाद के 22 वर्षीय तेज गेंदबाज बिहार के साकिब हुसैन ने अपने डेब्यू मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 26 रन देकर 4 विकेट लेकर क्रिकेट जगत में धमाकेदार एंट्री की। लेकिन साकिब की यह कामयाबी आसान नहीं थी। एक किसान परिवार से आने वाले साकिब ने बताया कि उनके पास खेलने के लिए जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर स्पाइक वाले जूते खरीद लेते तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। साकिब की मां ने भी अपने बेटे के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए ताकि बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी जूते मिल सके। बेटे की एक छोटी सी फरमाइश ने पूरे परिवार को भावनात्मक और आर्थिक संघर्ष में डाल दिया था। हालांकि आज वही संघर्ष एक कामयाबी की कहानी बन चुका है। साकिब को 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था और अब 2026 में आईपीएल डेब्यू मैच जो उन्होंने एसआरएच हैदराबाद की टीम से खेला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साकिब ने कहा कि जब पहली बार उनका नाम आईपीएल नीलामी में आया था तो उनके माता पिता खुशी से रो पड़े थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि उनका संघर्ष रंग ला रहा है और अब वे अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, आईपीएल की कहानी नहीं है, बल्कि इस जज्बे के पीछे वो कहानी है जो गरीबी को पीछे छोड़कर ख्वाबों को हकीकत में बदल देने की कहानी है। साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे की कहानी एसआरएच की कुछ इसी तरह की आईपीएल की कहानी है। कवर्धा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भोरमदेव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस योजना का उद्देश्य बाघों के सुरक्षित विचरण को सुनिश्चित करना और मानव और वन्य जीव बाघों के संघर्ष को कम करना बताया जा रहा है। वन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अभयारण्य क्षेत्र के भीतर बने गांवों के विस्थापन की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। करीब 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में कुल 26 गांव स्थित है,
जिनमें से लगभग 6 गांवों को पहले चरण में शिफ्ट करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि भोरम देव क्षेत्र में चीतल, सांभर, गोर और तेंदुआ जैसे वन्य जीवों के साथ साथ बाघों की मौजूदगी भी दर्ज की गई है। घने जंगलों के बीच मानव बस्तियों के कारण कई बार शिकार और संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में गांव के विस्थापन से वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास मिलेगा और ग्रामीणों को भी जान माल के खतरे से राहत मिलेगी। योजना के तहत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन लगभग 160 वर्ग किलोमीटर का है, जो वन्य जीवों का मुख्य आवास माना जाता है, जबकि 192 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन मानव गतिविधियों और जंगल के बीच संतुलन का कार्य करता है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि विस्थापन के दौरान ग्रामीणों को बेहतर पुनर्वास, बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम वन्य जीव संरक्षण और ग्रामीण सुरक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है। 6 गांवों को वहां से हटाने का, विस्थापित करने का, और आने वाले समय में इसे लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय भी लिया नहीं गया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से खतरनाक, दर्दनाक खबर सामने आई है। मंगलवार दोपहर वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट होने से भारी तबाही मच गई। इस हादसे में अब तक जो अभी के सूत्र बता रहे हैं, 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। कल एसपी पंकज पटेल के अनुसार 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 घायलों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 8 और मजदूरों ने दम तोड़ दिया। हादसे में कई मजदूरों की हालत बेहद गंभीर, नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 से ज्यादा घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वे लगभग 80% तक झुलस चुके हैं। कुछ घायलों का इलाज रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल और अपेक्स हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 से ज्यादा मजदूरों को बिलासपुर और रायपुर रेफर किया गया है। घटना डभरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अनुमान है कि करीब 40 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हैं और कुछ के लापता होने की भी सूचना है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रबंधन की ओर से अभी तक सही जानकारी नहीं दी जा रही, ऐसा परिजनों का कहना है। वहीं जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अमृत विकास टोपनो के निर्देश पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, हमारे शक्ति जिला में वेदांता प्लांट में अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी आते-आते मैं अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मैं चर्चा ही कर रही थी, तो उन्होंने खुद जाके ऊपर में सर्वे किया है, बताया 10 ठो बॉडी निकला है करके। बाकी जो 20-30 है उन लोग को हॉस्पिटल में भी उचित इलाज अच्छे से करा रहे करके, और जो लोग ख़त्म हुए हैं उनके लिए मैं अपना संवेदना व्यक्त करती हूँ। और बाकी जो परिवारजन अभी जो जिनका हॉस्पिटल में है, वो लोग भी हमारे जल्दी से स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी से मैं अभी बात हुई मेरी, आते-आते मैं मुख्यमंत्री जी से बात की हूँ, तो बोले हैं, वो भी बोले हैं जितने भी जो लोग परेशान हैं, अभी तबीयत जो लोग नहीं रहे, उनके लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे करके, और अपना जितना भी हो सके उनका सहायता राशि देंगे करके। किस तरह से जिला प्रशासन रेस्क्यू किया है? देखिए, आज जो है सिंगी तराई में जो है ये घटना जो है 2:30 बजे की है। 2:30 बजे लंच टाइम था। जो बॉयलर था उसमें बेसिकली सुपर हीटेड वाटर होता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सी होता है। ये जो है पाइपलाइन से टरबाइन्स की तरफ जाता है। अब ये जो पाइपलाइन है वो फटा, उसके कारण ये डेथ कैजुअलिटी हुआ। कारण क्या है? वो गर्म पानी जो है जिन दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों पर गिरा, उसके कारण जो है ये कैजुअलिटी हुई। इसमें अभी तक जो है 33 लोग जो थे वो बेसिकली विक्टिमाइज हुए। उसमें से 10 की डेथ हो चुकी है और 23 लोगों का उपचार फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
शासन प्रशासन जो है उसका मुख्य उद्देश्य है पीड़ित परिवारों को और पीड़ित लोगों को जितना हो सके सहयोग करना और उनकी बेहतर इलाज और जो भी पॉसिबल सुविधाएं या उनके अधिकार हैं उनको दिलाना। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।